शॉर्ट पॉइंट ऑफ व्यू से है जी। सो पहला न्यूमेरिकल है, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स पास थ्रू एन इलेक्ट्रिक बल्ब इन 1 मिनट। एक इलेक्ट्रिक बल्ब को हमने सर्किट में कनेक्ट कर रखा है, न्यूमेरिकल नंबर 13.1 है। तो उस बल्ब के अंदर से हम करंट पास करवा रहे हैं 1 मिनट के लिए। इसका मतलब टाइम कितना है, 1 मिनट, एंड 1 मिनट मीन्स 60 seconds. Next, if the 300 milliampere current passes, 300 milliampere का मतलब 300 milliampere और milli 10 raised power minus 3, तो 300 milliampere का मतलब 3 into 10 raised power minus 3 ampere. So current will be equal to 0.3 amperes. करंट इज पासिंग थ्रू इट। तो हमने फाइंड क्या करना है जी, हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन्स विल पास। रिक्वायर्ड हमसे है जी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, सो रिक्वायर्ड इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क। सो नेक्स्ट चीज़ हम इसमें करें तो हम सोल्यूशन में सबसे पहले लिखते हैं फॉर्मूला। सोल्यूशन के अंदर फॉर्मूला लिखें तो फॉर्मूला है I इज इक्वल्स टू Q over T। Q मीन्स टोटल नंबर ऑफ चार्जेस। सो हम इस टोटल नंबर ऑफ चार्जेस को कुछ यूँ लिख देंगे, अमाउंट ऑफ चार्ज को Q इज इक्वल टू NE, जैसा हमने फर्स्ट एग्जांपल में किया, ओवर टाइम, क्योंकि n टाइम्स ऑफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल्स टू टोटल चार्ज। सो टाइम T दैट इज T, यहाँ से n के लिए फॉर्मूला लिखें तो n के लिए फॉर्मूला होगा I इंटू T ओवर E। T को मल्टीप्लाई कर दिया, E को डिवाइड कर दिया, सो N इज इक्वल्स टू I इज इक्वल्स टू 0.3 मल्टीप्लाई बाय T की वैल्यू हमें गिवन है 60 ओवर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स E चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन 1.6 10 raised power minus 19 coulomb. So if we multiply 60 into 3, that is 6 3s are 18, so 18 divided by 1.6 10 raised power minus 19, 1.6 10 raised power minus 19, so 18 divided by 1.6 10 raised power minus 19, तो हमारे पास आंसर आता है n is equals to 1.125 10 raised power 20। और चूंकि ये एक तादाद है, एक स्ट्रेंथ है, सो हम इसके साथ किसी किस्म का कोई यूनिट मेंशन नहीं करते। नेक्स्ट मूव करते हैं जी हमारा न्यूमेरिकल नंबर 2। अ चार्ज ऑफ 90 कूलम passes through a wire in 1 hour and 15 minutes. What is the current in the wire? हमने फाइंड करके बताना है करंट वायर में कितना है। सो न्यूमेरिकल नंबर 13.2। न्यूमेरिकल नंबर 13.2, अ चार्ज ऑफ 90 कूलम। सो हमारे पास चार्ज Q की वैल्यू है, Q इज इक्वल टू 90 कूलम, पासिस थ्रू अ वायर इन 1 hour 15 minutes। टाइम हमें गिवन है 1 hour 15 minutes। सो 1 hour 15 मिनट्स को अगर कन्वर्ट करें तो ये टोटल हो जाएंगे 60 मिनट्स प्लस 15 मिनट्स, सो इट विल बी इक्वल टू 75 मिनट्स। सो टाइम को अगर सेकंड में कन्वर्ट करें, 75 मल्टीप्लाई बाय 60, इट इज़ 4500। सो टाइम विल बी इक्वल टू 4500 4500, सो 4500 सेकेंड्स। सो नेक्स्ट चीज़ हमने फाइंड करनी है, फाइंड द अमाउंट ऑफ करंट। रिक्वायर्ड है हमसे अमाउंट ऑफ करंट इन मिली एम्पेयर आई थिंक। सो करंट की वैल्यू हमने फाइंड करनी है, तो करंट विल बी इक्वल टू Q ओवर T। I इज इक्वल्स टू Q ओवर T। वैल्यूज पुट करें, I इज इक्वल्स टू Q की वैल्यू है 90, टाइम की वैल्यू है 4500। सो I विल बी इक्वल्स टू, कैंसलेशन करें, 0 कैंसिल, 9 5 सर 45, सो 50। सो हमने इन दोनों को कैंसिल आउट किया, 0 0 से कैंसिल, 9 4 50 से कैंसिल, इट विल बी 1 ओवर 50। 1 ओवर 50 को हम लिखें तो हम कुछ यूँ लिख सकते हैं 0.02।
एम्पेयर। अब चूंकि आंसर रिक्वायर्ड है मिली एम्पेयर में, सो वी हैव टू फाइंड इट 0.02, इसको हम यूँ लिख लेते हैं 2 × 10⁻⁻² एम्पेयर। 10 से मल्टीप्लाई 10 से डिवाइड कर लेते हैं, सो अगर 10 से मल्टीप्लाई करें तो इट विल बी 20। 10 से मल्टीप्लाई किया और 10 से डिवाइड करना है तो मैंने पावर को -3 लिख लिया। सो 20 × 10⁻³ from here we can say that I is equals to 20 मिली एम्पेयर। सिंपल, क्योंकि 10⁻³ मिली के इक्वल होता है। इस स्टेप के आगे फिर देख लें, 10 से मल्टीप्लाई किया 20 लिख दिया, 10 से डिवाइड किया 10⁻1 बढ़ गई -3 हो गई, और तो टोटल हो गया I is equal to 20 मिली एम्पेयर। ये हमारा न्यूमेरिकल नंबर 2। न्यूमेरिकल नंबर 3 एक डायग्राम के ऊपर कंसिस्ट करता है, सो इट इज़ नॉट ईजी टू सॉल्व इट। बहरहाल हम इसे फिर भी कोशिश पूरी करेंगे करने की। तो सबसे पहले हम उसके लिए डायग्राम ड्रॉ करते हैं। डायग्राम ड्रॉ करें 13.3। तो डायग्राम असल में एक सर्किट दिया थोड़ा कॉम्प्लेक्स किस्म का, उसी सर्किट के अंदर सीरीज़ कॉम्बिनेशन भी है, उसी सर्किट के अंदर पैरेलल कॉम्बिनेशन भी है। यही वजह है कि इस न्यूमेरिकल को थोड़ा सा डिफ़िकल्ट कंसिडर किया जाता है नहीं। और अगर हम इस सर्किट को ड्रॉ करें तो ये सर्किट कुछ यूँ है कि यहाँ पर हमने इस सर्किट के अंदर 2 रेजिस्टेंसेस लगा रखी हैं, 2 के पैरेलल हैं, और इसी के सामने भी एक रेजिस्टेंस लगा रखी है जो कि इसके साथ सीरीज़ कॉम्बिनेशन में है। सो दिस रेजिस्टेंस इज़ इन सीरीज़ कॉम्बिनेशन। नेक्स्ट चीज़, यहाँ से आगे हमने एक और रेजिस्टर लगा रखा है, कुछ यूँ है, और इसको हमने यहाँ से कनेक्ट कर रखा है बैटरी के साथ। सो हियर कम्स अ बैटरी, और यूँ सर्किट हो जाता है कंप्लीट। बिल्कुल यहाँ पर इस हिस्से को आपने यहाँ से इस पार्ट को इधर ज्वाइन कर दिया। सो आपने बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल और नेगेटिव टर्मिनल ड्रॉ करने रह गए। सो यहाँ पर हम ड्रॉ कर देते हैं बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल, यहाँ पर बैटरी का नेगेटिव। सो करंट विल फ्लो फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव। यहाँ से आगे 2 पाथ्स होंगे करंट के पास फ्लो करने के, यहाँ पर फिर एक, और यहाँ से होता हुआ करंट वापस बैटरी के लोअर टर्मिनल तक पहुँचेगा जी। अब इस हिस्से के अंदर जो हमसे चीज़ें रिक्वायर की गई हैं, फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट। सर्किट की टोटल रेजिस्टेंस बताएं कितनी है, जबकि सर्किट के अंदर टोटल 3 रेजिस्टर्स हैं। एक रेजिस्टर R1 है, दूसरा रेजिस्टर R2 है, थर्ड रेजिस्टर R3 है, और इन तीनों की वैल्यूज़ हमें गिवन है। R1 is 6 ohm, R2 is also 6 ohm, R3 is equals to 3 ohm। तो ये तीनों वैल्यूज़ हमें गिवन हैं। नेक्स्ट हमें जो चीज़ गिवन है वो है जी बैटरी का पोटेंशियल, एंड दैट इज़ 6 वोल्ट। बैटरी के साथ यहाँ पर पोटेंशियल मेंशन्ड है जी 6 वोल्ट। नेक्स्ट चीज़ हमने जो फाइंड करनी है वो हमने फाइंड करनी है, नेक्स्ट चीज़ यहाँ पर जो हम फाइंड करेंगे दैट विल बी I1 I2। हमने यहाँ पर इधर से फाइंड करना है I1 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, यहाँ से हमने फाइंड करना है I2 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, और नेक्स्ट चीज़ जो हमने फाइंड करनी है वो यहाँ पर I3 की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, ये जो मेंशन सारे के सारे हैं ना, ये किस तरह से लिखे, फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट, मतलब इन तीनों की टोटल रेजिस्टेंस कितनी होगी वो बतानी। नेक्स्ट हमने जो चीज़ बतानी है, द टोटल करंट ड्रॉन फ्रॉम द सोर्स, के सोर्स में से हम कितना करंट ड्रॉ कर रहे हैं I, और हमने साथ बताना है द करंट थ्रू ईच रेजिस्टर। तीनों रेजिस्टर्स में से I1 I2 और I3 की वैल्यू हमने बतानी होगी कि वो कितनी होगी। सो अगर हम स्टार्ट करें अपना न्यूमेरिकल, तो न्यूमेरिकल के स्टार्ट में सबसे पहले तो हम डाटा लिखेंगे, V विल बी इक्वल टू 6 वोल्ट्स। नेक्स्ट चीज़ हमें जो गिवन है दैट इज़ R1 दैट इज़ इक्वल टू 6 ओम, R2 हमें गिवन है 6 ओम, R3 हमें गिवन है 3 ओम, R3 इज इक्वल्स टू 3 ओम। नेक्स्ट चीज़ हमें जो गिवन है वो गिवन नहीं बल्कि अब रिक्वायर्ड में मूव करें, तो रिक्वायर्ड में हमसे जो चीज़ें पूछी गई हैं वो है जी द टोटल करंट ड्रॉन फ्रॉम द सर्किट I। नेक्स्ट चीज़ हमसे पूछी गई है द करंट थ्रू ईच रजिस्टर I1 I2 एंड I3 इज इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क। सो
सबसे पहले हम तो फाइंड करते हैं जी इक्विवेलेंट रेजिस्टर, और अगर हम इक्विवेलेंस रेजिस्टेंस भी फाइंड करनी है, सॉरी वो मैं लिखना भूल गया, इक्विवेलेंस रेजिस्टेंस आर ई इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। तो इक्विवेलेंस रेजिस्टेंस किसकी इक्वल होगी, याद रखिएगा ये दोनों पैरेलल में लगे और ये किस तरह लगा है, सीरीज़ में। सो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करने के लिए पहले हम इन दोनों की रेजिस्टेंस फाइंड करते हैं टोटल कितनी। सो अगर इन दोनों पर हम यूज़ करें तो हम इन दोनों के लिए लिखेंगे 1/r, इसको मैं सिंपल r कह देता हूँ, इज इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2। सो वैल्यूज पुट करें, 1/r इज इक्वल टू 1/3, सॉरी 1/6 है, 1/6 प्लस 1/6, और यहाँ से हम सॉल्व करें 1/r इज इक्वल्स टू 2/6। इन्वर्स करके लिखें क्योंकि हमने r फाइंड करना है। सो r विल बी इक्वल टू 3 ohms। नेक्स्ट हमने अब ये भी फाइंड कर ली टोटल रेजिस्टेंस, ये है जी 3 ohm। अब हम इस सर्किट को यूँ ड्रॉ कर लेते हैं अपनी आसानी के लिए कि ये हमारे पास रेजिस्टर R आ गई। रेजिस्टर R क्या चीज़ है, इट इज़ द कम्बिनेशन ऑफ R1 प्लस R2, साथ हमारे पास आगे आ गई रेजिस्टेंस R3। ये मैंने उसी सर्किट को सिंपल कर लिया, पॉजिटिव टर्मिनल, नेगेटिव टर्मिनल, और यूँ हम इनको ज्वाइन कर देते हैं बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल्स के साथ। अब इस सर्किट के अंदर जब मैं इक्विवेलेंस रेजिस्टेंस निकालूंगा, इट शुड बी इक्वल टू R प्लस R3। क्यों ऐसा लिखा, हमने डिवीजन में क्यों नहीं लिखा, क्योंकि अब की बार ये एक सीरीज सर्किट के तौर पर डील हो रहा है। इन दोनों का कम्बिनेशन पैरेलल था, लेकिन जब आपने इन दोनों का कंबाइंड इफेक्ट कैलकुलेट कर लिया वो R है, और R और R3 में रिलेशन कौन सा है, सीरीज, द ओनली वन पाथ फॉर द फ्लो ऑफ करंट। सो इफ वी पुट द वैल्यूज RE विल बी इक्वल टू R की वैल्यू हमने 3 पुट की, प्लस R3 हमें 3 ही गिवन है। सो द इक्विवेलेंस रेजिस्टेंस शुड बी इक्वल टू 6 ohms। सो इस सर्किट की जो इक्विवेलेंस रेजिस्टेंस है दैट इज 6 ohm। नेक्स्ट हम आ जाते हैं कि ये सर्किट के अंदर टोटल करंट कितना ड्रॉ होगा, I। सो अगर टोटल करंट की बात करें, सो टोटल करंट विल बी इक्वल टू द टोटल पोटेंशियल डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस, I इज इक्वल्स टू V/RE। ठीक है, टोटल करंट इज इक्वल्स टू टोटल वोल्टेज डिवाइड बाय टोटल रेजिस्टेंस। वोल्टेज हमें गिवन है 6, RE की वैल्यू हमने अभी कैलकुलेट की, RE कितना था 6। अगर RE को यहाँ पर 6 पुट करें, सो करंट विल बी इक्वल टू 1 एम्पेयर। सो करंट होगा जी 1 एम्पेयर। इसका मतलब बैटरी के इस टर्मिनल से करंट फ्लो करता है 1 एम्पेयर, यहाँ तक 1 एम्पेयर, आगे 2 पाथ हो गए, दोनों पास में एक जैसी रेजिस्टेंस है, तो जितना करंट इधर जाएगा उतना ही करंट यहाँ पे जाएगा। तो 1 एम्पेयर के कितने हिस्से हो जाएंगे, 2 हिस्से हो जाएंगे। तो 1 एम्पेयर के 2 बराबर हिस्से करें तो कितने कितने का हिस्सा होगा, 0.5 एंड 0.5, मतलब I1 भी 0.5 होगा, I2 भी 0.5 होगा। लेकिन इस तरीक़ेकार को पता नहीं क्यों अच्छा नहीं समझा जाता कि आप अपने कॉन्सेप्ट से उसको सॉल्व करें, तो हम उसको फिर भी सॉल्व करके देते हैं कि ये कैसे सॉल्व होगा। सॉल्व करने के लिए क्या है, हम इस रेजिस्टेंस, टोटल रेजिस्टेंस का सहारा लेते हैं। अब हम इस रेजिस्टेंस की बात कर लेते हैं पहले कि इस कंडीशन में टोटल पोटेंशियल का ड्रॉप कितना आता है। तो अगर टोटल पोटेंशियल का ड्रॉप निकालें यहाँ पर, तो इट शुड बी इक्वल टू V इज इक्वल्स टू IR। जब P डैश में लिख रहा हूँ, द पोटेंशियल ड्रॉप अगेंस्ट R1 एंड R2, बिकॉज व्हाट इज R इज R1 प्लस R2, इन दोनों का कम्बिनेशन हमने R निकाला था। तो हम यूँ कह सकते हैं V डैश विल बी इक्वल टू I की वैल्यू है 1, R रजिस्टर की वैल्यू थी टोटल 3, तो टोटल पोटेंशियल ड्रॉप V डैश विल बी इक्वल टू 3। मतलब इन दोनों रजिस्टर्स का अपना अपना जो पोटेंशियल डिफरेंस है, अपना, ठीक है, दैट इज 3 वोल्ट, आपस का नहीं कह रहा, सिर्फ अपना अपना अलग अलग। सो अगर मैं इस रजिस्टर के लिए करंट निकालूं, सो R1 विल बी इक्वल टू पहली रेजिस्टेंस R इज इक्वल्स टू V/I, और I1 मैं लिखूंगा, सही। और यहाँ से मैं अगर I के लिए फॉर्मूला लिखूं, सो I विल बी इक्वल टू V/R1,
और I2 के लिए जब मैं लिखूंगा तो मैं कहूँगा I2 इज इक्वल्स टू V ओवर R2। वैल्यूज पुट करें तो I1 इज इक्वल्स टू V की वैल्यू हमने यहाँ पे V डैश वाला पुट होना है क्योंकि हम इस हिस्से की बात कर रहे हैं। यहाँ पर पोटेंशियल है 3, रेजिस्टेंस की वैल्यू है 6, यहाँ पर भी I2 इज इक्वल टू 3 ओवर 6। यहाँ पर सॉल्व करें तो I1 विल बी इक्वल टू 0.5 एम्पेयर, यहाँ पर भी I2 विल बी इक्वल टू 0.5 एम्पेयर। पहले हमने बात की थी कॉन्सेप्ट की, अब हमने सॉल्व करके दे दिया कि I1 और I2 का आंसर 0.5 होंगे एम्पेयर आता है। नेक्स्ट चीज़ ये I1 भी फाइंड हो गया, I भी फाइंड हो चुका है, I2 भी रह गया ये I3 के लिए हम किरचॉफ का रूल यूज़ कर सकते हैं। किरचॉफ का रूल ये बात स्टेट करता है कि करंट फ्लोइंग टूवर्ड्स अ पॉइंट इज इक्वल टू द करंट फ्लोइंग अवे फ्रॉम दैट पॉइंट। यहाँ से जो करंट जा रहा है इस पॉइंट तक दैट इज I2, यहाँ से जो करंट आ रहा है दैट इज I1 और यहाँ से आगे जो जा रहा है दैट इज I3। सो I1 प्लस I2 is equal to I3. The current flowing towards the point is equal to current flowing away from that point. So I3 के लिए फॉर्मूला हम कुछ यूँ लिखेंगे, I3 will be equal to I1 plus I2। मैंने ऐसा क्यों लिखा? करंट फ्लोइंग टूवर्ड्स अ पॉइंट, करंट फ्लोइंग टूवर्ड्स अ पॉइंट, ये हमारा पॉइंट जो करंट इधर कौन सा जा रहा है I1, यहाँ से कौन सा जा रहा है I2, इट विल बी इक्वल टू करंट फ्लोइंग अवे फ्रॉम दैट पॉइंट, जितना उससे आगे मूव कर रहा है। सो I3 विल बी इक्वल टू I1 की वैल्यू है 0.5 प्लस I2 की वैल्यू कितनी है दैट इज ऑल्सो 0.5। तो आंसर कितना आ रहा है दैट विल बी इक्वल टू 1 एम्पेयर। तो भाई 1 एम्पेयर आना ही है, उसकी वजह यह है कि 1 एम्पेयर इसलिए आएगा क्योंकि सर्किट में जो बैटरी करंट से ड्रॉ हो रहा है वो 1 एम्पेयर है। सर्किट सीरीज कॉम्बिनेशन का इस पॉइंट पर, जब सीरीज कॉम्बिनेशन का है, करंट के पास कोई और रास्ता है कोई नहीं, तो इसका मतलब क्या होगा, करंट कितना होगा दैट विल बी 1 एम्पेयर। सो ये हमारा न्यूमेरिकल नंबर था 3। नेक्स्ट हम मूव करते हैं अपने न्यूमेरिकल नंबर 4 की जानिब। तो बात जो इसने समझने किया वो ये कि कीप योर कॉन्सेप्ट्स अलाइव, हमेशा उन्हें ज़िंदा रखें। अगर आपके कॉन्सेप्ट्स कंप्लीट नहीं हैं तो न्यूमेरिकल आपसे सॉल्व होने वाले नहीं। ख़ास तौर पे सर्किट डायग्राम्स और फिज़िकल ऑप्टिक्स, ये इन दोनों को सॉल्व करना विदाउट कॉन्सेप्ट नामुमकिन है। डायग्राम्स बनती हैं और डायग्राम्स तभी सॉल्व हो पाती हैं जब आपके पास कॉन्सेप्ट्स हों। सो we move towards numerical number 13.4. So this numerical states a rectangular bar of iron 2 centimeter by 2 centimeter। जब भी ये बाय का वर्ड आ रहा है ना, इसका मतलब हो रहा है मल्टीप्लाई। तो एक रेक्टेंगुलर बार 2 सेंटीमीटर बाय 2 सेंटीमीटर है, दो लेंथ्स मल्टीप्लाई हो जाएं तो दैट इज इक्वल टू एरिया 2 सेंटीमीटर बाय 2 centimeter. So area is equals to 4 centimeter square. Area will be equal to 4 into 10 raised power minus 4 meter square. Next चीज़ इसमें है जी, in a cross section and 40 centimeter long, length is equals to 40 centimeter which is equal to 0.4 meter. Calculate its resistance। आपसे पूछा जो गया है, you have to find its resistance R is equals to question mark if its resistivity is of the iron is resistivity rho is 11 into 10 raised power minus 8। resistivity is 11 into 10 raised power minus 8 ओम मीटर। कुछ पैरामीटर्स गिवन है, इन पैरामीटर्स के अगेंस्ट आप लोगों ने फाइंड करके बताना है कि इस आयरन वायर की रेजिस्टेंस कितनी है। सो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला है R इज इक्वल्स टू रो L ओवर A। सो R इज इक्वल्स टू रो L ओवर A और हम वैल्यूज पुट करें, R विल बी इक्वल टू रो की वैल्यू हमें गिवन है 11 into 10 raised power minus 8
into length of the conductor is 0.4 divided by area A, and area A is 4 into 10 raised power minus 4. Next is simplification. So if we move towards the simplification, we can write it as 11 into 10 raised power minus 8 plus 4 multiply by 0.1, 4.4 पे डिवाइड कर दिया मैंने. So R is equal to 11 into 10 raised power minus 4 10 raised power minus 1. ये 0.1 का मतलब होता है 10 raised power minus 1. इन दोनों को सॉल्व किया, 10 raised power minus 4. Next is R will be equal to 11 into 10 raised power minus 5 यूनिट ओहम. और अगर मैं चाहूँ तो इस आंसर को यूँ लिख सकता हूँ, R is equal to 1.1 10 raised power minus 4 यूनिट ओहम. आप चाहें तो ये आंसर यूँ भी लिख सकते हैं 0.0001 ओहम. अब जो आंसर इनमें से आपको ठीक लगता है वो आप लिख लीजिएगा, क्योंकि मुझे ये आदत नहीं है कि मैं नोट से या बुक से इन आंसर्स को याद रखूं. ये आंसर्स याद रखने नामुमकिन होते हैं, ठीक है ना. तो आप सारे पॉसिबल आंसर लिख दें, ये भी लिख दें, क्योंकि बुक पे उसने साइंटिफिक नोटेशन इसकी प्रॉपर नहीं लिखी. इट शुड बी इक्वल टू 1.1 10 raised power minus 7. सो जब आप ये भी लिख दें, ये भी लिख दें, ये आंसर भी लिख दें, सारे ठीक है. कोई भी आंसर इसमें से हम गलत कंसिडर नहीं करते. सो नेक्स्ट मूव करें. नेक्स्ट हमारा न्यूमेरिकल है, न्यूमेरिकल नंबर 13.5. न्यूमेरिकल नंबर 13.5. सो सबसे पहले है जी डाटा. डाटा में मूव करें. द रेजिस्टेंस ऑफ एन iron wire at 0 degrees Celsius is 10 raised power 4 ohm. R naught is equals to 10 raised power 4 ohm. 1 into 10 raised power 4 है, so there is no need to write 1. What is the resistance at 500 degrees Celsius? RT is equals to question mark. और इसके लिए जो टेम्परेचर गिवन है that is 500 degree Celsius. If the temperature coefficient resistance of iron is 5.2 10 raised power minus 3, alpha is equals to 5.2 10 raised power minus 3 per Kelvin. यहाँ पर एक गलती होती है और उस गलती को हम इग्नोर भी करते हैं, लेकिन टेक्निकल बुनियादों पे वो गलती ही है. अक्सर हम देखा गया है इस 500 को हम डायरेक्ट पुट करते हैं. हम डायरेक्ट पुट नहीं कर सकते बिकॉज यहाँ पर यूनिट पर केल्विन मेंशन है, यहाँ पर यूनिट डिग्री सेल्सियस है. हाँ ठीक है 500 ही आना है पर केल्विन में कन्वर्ट करके, लेकिन फिर भी आप यहाँ पर टेक्निकली इस चीज़ को ठीक लिखते हुए आप इसको डिग्री सेल्सियस से केल्विन में कन्वर्ट करेंगे. सो सोल्यूशन में मूव करें तो हमारे पास कुछ यूँ होगा, टेम्परेचर difference will be equal to T will be equal to change in temperature at T degree Celsius minus आप उसको कन्वर्ट करेंगे T नॉट. अब T नॉट हम कितने पे कंसिडर करते हैं? 0 पे. सो T will be equal to, आप इस 500 को केल्विन में चेंज करें. सो इसको केल्विन में चेंज करने के लिए 273 ऐड होगा. 500 प्लस 273 इट विल कम एज 773 T नॉट. इसको भी आप 0 डिग्री सेल्सियस को केल्विन में चेंज करें, तो अगर मैं केल्विन में इसको चेंज करूं तो इट विल बी इक्वल टू लाइक यू कैन से दैट इट इज़ 273, क्योंकि ओरिजिनल जो टेम्परेचर है वो 0 डिग्री सेल्सियस है. 0 डिग्री को आपने चेंज किया तो 273. टी जो आपको गिवन है इस टी को हमने 773 लिख लिया, और इसको आप बेशक डेल्टा टी लिख लें, चेंज इन टेम्परेचर. सो चेंज इन टेम्परेचर इज इक्वल टू 500 केल्विन. इसको ये कन्वर्जन करना इसके लिए बेहद ज़रूरी है.
नेक्स्ट हम यहाँ पर फॉर्मूला पुट करें तो हमने फॉर्मूला पढ़ा था अल्फ़ा इज इक्वल्स टू आर टी माइनस आर नॉट ओवर आर नॉट टी. सो वैल्यूज पुट करें अल्फ़ा इज इक्वल्स टू आर टी. आर टी हमने फाइंड करना है तो आर टी को अलग करने के लिए मैं आर नॉट को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ. इट विल बी इक्वल टू आर नॉट टी इंटू अल्फ़ा विच इज़ इक्वल्स टू आर टी माइनस आर नॉट. आर नॉट राइट साइड पे सब्ट्रैक्ट हो रहा है, इसे लेफ्ट साइड पे मूव करें. लेफ्ट साइड पर मूव करने पर ये ऐड होगा. सो आर टी विल बी इक्वल टू आर नॉट प्लस आर नॉट टी इंटू अल्फ़ा. So RT is equals to R naught. R naught is 10 raised power 4 plus R naught 10 raised power 4 into T, that is 500 into alpha, that is 5.2 10 raised power minus 3. So यहाँ से अगर हम कैलकुलेट करें तो हमारा आंसर कुछ यूँ होगा. RT will be equal to 10 raised power 4, it will be equal to 10,000 plus 500 into 5.2 10 raised power 1. 10 raised power 4, 10 raised power minus 3, cancellation 1. नेक्स्ट चीज़ इस 10 को मल्टीप्लाई कर दें. आर टी इज इक्वल्स टू 10,000 प्लस 500 multiply by 52. So 500 multiply by 52. So answer comes as 26,000 और यहाँ पर 10,000 और इन दोनों को अगर मैं ऐड करूँ, रेजिस्टेंस एट T डिग्री सेल्सियस विल बी इक्वल टू 10,000, 26,000, it will be equal to 36,000 ohms. And you can also write it as RT is equals to 3.6 10 raised power 4 ohms. So ये था जी हमारा न्यूमेरिकल नंबर 13.5. नेक्स्ट जी इसमें